हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, एक प्रश्न हम और आपके लिए इम्पोर्टेंट लेके आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। हमें ये प्रश्न जो है हर साल जो है देखने को मिल जाता है किसी ना किसी रूप में। यहाँ पर आपको जो प्रश्न में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 2 भी हो सकता है, अंडर रूट 3 तो है ही, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अंडर रूट 5 भी हो सकता है, अंडर रूट 7 भी हो सकता है ना। तो ये जो कई तरीके से प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ज़्यादा जो है घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको मैं इसी तरीके से, एक ही तरीके से ये प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। और आपके जितने भी प्रश्न होंगे इस तरीके के, आप हर एक प्रश्न को कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ही आसान विधि से हम लेके चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ देखते हैं कि हमें दे रखा है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसके लिए हम क्या करें, हम उल्टा लेके चलते हैं। इसको हम क्या करें, एक परमेय के रूप में मान के चलते हैं, है ना। हम इसे हल करेंगे तो किस रूप में चलेंगे, ठीक, परमेय के रूप में, है ना। तो हम इसे हल करते हैं। हमने मान लिया कि माना अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, राइट। इतनी बात हमने मान ली। और हम जानते हैं कि अगर ये परमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि परमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। अरे सर, परमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं, है ना। तो इसको अगर हम क्या करें, परमेय के रूप में लिख लें, यानी अंडर रूट 3 इक्वल टू होगा p अपॉन q के रूप में, इसको लिख लिया। लेकिन यहाँ पर q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पर 0 हो गया तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। तो इस और साथ में जहां पर जो p और q है ना, वो क्या है, वो आपके अब एक होल नंबर है, ठीक है। मतलब ये डेसिमल नंबर नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर ये दशमलव संख्या नहीं है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जहां p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त तो कोई गुणनखंड होता ही नहीं है। उनका जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ एक होगा, एक के अतिरिक्त तो कोई होगा ही नहीं, है ना। तो इस बात को जो है आप संज्ञान में रखना। तो अब हम क्या करें, इसका वर्ग कर दें, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करने पर अब जब हम इसका वर्ग करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 3, क्योंकि अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो हम क्या, 3 ही आता है ना। अरे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 रहेगा। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और नीचे चल रहा है आपका क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3q² इक्वल टू पी स्क्वायर, राइट। और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और यहां हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 से हो क्या रहा है। देखिए यहां जो क्यू स्क्वायर की गुणा में कौन है, 3 है ना। तो यहां से अगर मैं क्यू स्क्वायर को अगर मैं सिंगल करूं तो ये पी के अपोन में जाएगा ना, सॉरी, पी स्क्वायर के अपोन में कौन आएगा, 3 आएगा, है ना। तो यहां से किस तरीके से होगा कि सर ये मैं यही लिख दूं कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, है ना, या वो मान लो इक्वेशन। यहाँ तो यहाँ हम देखते हैं कि देखिए अगर मैं क्यू स्क्वायर को अलग करूं तो ये पी स्क्वायर के बटे में कौन जाएगा, 3, मतलब पी स्क्वायर 3 से विभाजित होगा। तो यहां हम ले सकते हैं कि सर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक। अगर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर 3 से विभाज्य है यहां, तो इसका मतलब है वो संख्या भी, यानी पी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, राइट स्टूडेंट। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे हमारे पास लिखा है कि 10 स्क्वायर अपोन में लिख दूं मैं, कौन, 5 लिख दूं,
है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कितना होता है, जैसे 100 होता है, अगर मैं कर दूं 5, तो ये 100 क्या होगा, ये 5 से विभाज्य होगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा के ओनली मैं संख्या लिखूं, केवल मैं जैसे मैं 5 लिखूं, है ना, तो भी इसका तो ये से कट जाएगा, मतलब ये विभाज्य हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2। तो यही सिस्टम तो यहाँ है ना, जैसे पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो पी भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और जरा यहाँ देखिए, 10 स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब इसका स्क्वायर कितना होता है, 100, और ये 5 से विभाज्य है, तो वो 10 भी किससे होगा, 5 से विभाज्य होगा, मतलब आएगा आंसर आपका 2। तो यही कुछ यहाँ पर आपका होता है। अच्छा, तो अब यहाँ हम थोड़ा सा कुछ मानते हैं जिससे हमारा क्यू भी क्या हो, विभाज्य हो। तो हमने यहाँ पर एक नई संख्या मान ली, माना p बराबर हमने मान ली 3r के बराबर, है ना। तो ये p का मान कितना है, 3r, और वो हम समीकरण नंबर 1 में रख दें यहाँ पर, है ना। तो हम रख सकते हैं कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, स्टूडेंट यहां तक कोई डाउट। तो p का मान देखिए हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहां से मिलेगा आपको 3q² 3q² इक्वल टू, और यहां देखिए पी स्क्वायर की जगह हम कितना रखेंगे, 3r रखेंगे ना। तो पी स्क्वायर की जगह हम 3r रखेंगे, तो 3r, लेकिन स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के क्या आएगा आपका, ये आएगा 3q² इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये r² हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं काटूं तो देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, इन 3 से ही कट जाएगा, तो बचेगा q² बराबर 3r² बचेगा। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर 3r² बराबर q², है ना। तो यहाँ देखिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखिए अब देखिए, अगर मैं r² को यहाँ से जैसे मैं इसे लूं, तो ये 3 इसके डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ, है ना, q² किससे, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, राइट। अब तो इसका मतलब है क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहां हम कह रहे हैं कि पी भी 3 से विभाज्य है, और यहां हम कह रहे हैं कि क्यू भी 3 से विभाज्य है। तो दोनों में कुछ ना कुछ एक ऐसा गुणनखंड है जो सर्वनिष्ठ है, मतलब उभयनिष्ठ है ना। यहां P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड स्टूडेंट वो क्या है, 3 है। अच्छा, अब यहां हम क्या कह रहे हैं, यहां हमने लिखा था कि P तथा Q अभाज्य संख्या हैं, और अभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड होता ही नहीं है। और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि P का भी गुणनखंड 3 है, Q का भी गुणनखंड कितना है, 3 है। तो इसका मतलब हुआ, ये तो एक विरोधाभास हुआ, जब ये उल्टा हो रहा है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको, है ना। तो हम थोड़ी सी कुछ हमने यहाँ पर भाषा और लिखनी पड़ेगी, परंतु परंतु P और Q में कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आपको लिखना अच्छी सी है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिद्धांतिक है, मतलब इसमें जो है आपको लिखना पड़ता है, कुछ बातें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, है ना। तो इतना आप लिखोगे, परंतु पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये क्या है, हमारी कल्पना, ये क्या है, तो इसलिए हमारी कल्पना कैसी है, कल्पना गलत है, यहां हम लिखेंगे
कल्पना गलत है, गलत है कि √3 एक परमेय संख्या है। तो ये परमेय तो है नहीं, है ना, तो हम कहेंगे कि अतः √3 एक अपरमेय संख्या है, संख्या है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये प्रश्न आपका सिद्ध होता है, और इसको आप बहुत ही आसानी से जो है हल करें, है ना, और आप जो है इसे बार बार देखें तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा, और कुछ नहीं, आपको एक दो बार में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ही आपको रट जाएगा, है ना। तो आपके लिए अनेक हम इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे।